इसको साइंस मान के चलते हैं ना, उसके अलावा आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको कुछ ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, अर्थ हमारी जो है लैंडफॉर्म फीचर्स बनते हैं ना, पहाड़, मैदान, प्लेट्यूज, ये सब कैसे बनते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबको पता है अर्थ सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जिसकी खूबी है कि इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग लाइफ ऑन इट। अर्थ वाहिद वो सियारा है जिसपे ज़िंदगी जो है पॉसिबल है। अदरवाइज हमारे सोलर सिस्टम में 8 अर्थ को मिला के 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द ऑर्बिटल पाथ में चक्कर काट रहे, ऑर्बिट्स में, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। तो 8 सियारों में से सिर्फ ज़मीन वो सियारा है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसकी रोटेशन, इसका टेम्परेचर, ज़िंदगी को एग्जिस्ट करने के लिए, जो कहते हैं ना, हम एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, और वो कंडीशंस हमारी अर्थ पे हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? इसके ऊपर एक सूटेबल क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, और इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, ये जिसे हम एनवेलप ऑफ गैसेस विच सराउंड आवर अर्थ, इसको हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं ना। इस एटमॉस्फेयर का होना, इसके ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर पानी का होना, फिर इसके रोटेशन का टाइम लिमिट 24 घंटे में रोटेशन, और 365 दिन में जो ये रिवॉल्यूशन अराउंड सन करता है, और 24 घंटे में ये जो अपनी एक्सिस, अपने महवर पे घूमती है जिससे दिन रात बनते हैं। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने अर्थ को ऐसा सियारा बना दिया जिसपे जो है इंसान सांस ले सकता है और ज़िंदगी पॉसिबल है। इसके अलावा मिलती जुलती कंडीशन मार्स पे भी है, लेकिन मार्स पे अभी वो हम जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं ना, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मार्स का टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसकी कंडीशन ज़्यादातर जो है अर्थ के साथ मिलती जुलती है, इसलिए उस पर भी रिसर्च जो है जारी है कि क्या मार्स पे ज़िंदगी पॉसिबल है या नहीं है। अब अर्थ की ये जगह अगर हम बात करते हैं ना, अर्थ जो जिस फॉर्म में अभी है, ऑल ऑफ ए सडन ऐसी नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस क्या कहती है? आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ ने जो है इस शक्ल में आना शुरू किया, इस फॉर्म में। तो अर्थ हमारी जो है, हम इसे, हमारा अर्थ का एक मॉडल जिसे हम ग्लोब की शक्ल में देखते हैं, ठीक है, अगर उसी ग्लोब को हम 2D फॉर्म में ले आते हैं तो वो मैप कहलाता है। ज़मीन का वो मॉडल जो 3D होता है उसको ग्लोब कहते हैं, और वही ग्लोब जब हम 2 डायमेंशन पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे ले आते हैं तो उस पर उसे क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। अब जब हम मैप पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि ज़मीन, जैसे ये कॉपी है ना, ये एकदम हमवार है, ये प्लान बना रही है। ज़मीन ऐसी नहीं है। जब हम मैप पे देखते हैं तो हम देखते हैं ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर दाएं बाएं पानी है, फिर एक हिस्सा इस तरफ आ जाता है, फिर थोड़ा हिस्सा, एक लंबा सा इलांगेटेड हिस्सा ऊपर की साइड, फिर उसके नीचे एक और इलांगेटेड। तो ये सब क्या है? कॉन्टिनेंट है। ज़मीन एकदम से, वो कहो कि किसी वो लकड़ी का टुकड़ा होता है ना जिसको हम टोका बोलते हैं, उसकी तरह एक सेट रिजिड नहीं है, ये टुकड़ों टुकड़ों में है, और इन्हीं टुकड़ों को हम प्लैनेट्स कहते हैं। ज़मीन का, ज़मीन एज अ होल जब हम बात करते हैं, इसके ऊपर 70% वाटर है, ओनली 30% जो है लैंड एरिया, और वो लैंड एरिया पे फिक्स एक जगह पे नहीं है सारा, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में है, जिन टुकड़ों को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स को एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाता है? एशिया। हम लोग किस कॉन्टिनेंट में? एशिया में। एशिया में। अब जिस हिस्से में अब एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, अब इसको भी एज अ होल पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसको थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान और इसके 7 पड़ोसी मुल्क, ये अपने आप में एक खिता सा बना लेते हैं, छोटा सा, जो रेस्ट ऑफ एशिया से क्या है, थोड़ा सा अलग है। तो इसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, छोटा कॉन्टिनेंट। हम किस एरिया में रहते हैं एशिया के?
सब कॉन्टिनेंट, जिसे उर्दू में बर्रे सगीर कहते हैं, क्योंकि इस बर्रे सगीर में सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है, तो इसे इंडिया के नाम से बर्रे सगीर हिंद कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आगे बात समझ? उसके बाद इसके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है एशिया में, वो है गल्फ रीजन। गल्फ रीजन जिसको हम खलीजी ममालिक भी कहते हैं, ये मैक्सिमम मुस्लिम वर्ल्ड है। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, ये सब किस में आ जाएंगी? ये गल्फ नेशन, ये मुस्लिम नेशन है, इन्हें इसे गल्फ कंट्रीज़ का नाम दिया गया है। और गल्फ कंट्रीज़ की खूबी है कि यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, ऑयल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद हिंदुस्तान, एशिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया है एरिया के हिसाब से। पहले ज़माने में इसे यूएसएसआर कहते हैं। मुझे याद है हम कुछ छोटे थे, सन 90s की बात है, जब ये यूएसएसआर को, सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया और इसके बहुत से टुकड़े हो गए, छोटे छोटे मुल्क बन गए, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। लेकिन स्टिल जो रशिया जो है एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और रशिया दुनिया का भी सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है। और रशिया की आजकल क्या न्यूज़ है, रशिया के बारे में क्या अपडेट है आजकल? रशिया इज गोइंग इन अ वार विद यूक्रेन। पिछले 8-9 महीनों से रशिया एक वार में चल रहा है, किसके साथ? यूक्रेन के साथ। यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है रशिया का। और यूक्रेन की क्या खास बात है, यूक्रेन को फूड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं। यूक्रेन इतना जरखेज मुल्क है कि वहाँ चावल और गंदम बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर चावल, उसे यूक्रेन को फूड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। तो यूरोप और रशिया के बीच में एक तसादुम जो है इस वक्त चल रहा है, एक जंग चल रही है। उसके बाद आ जाता है कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। अफ्रीका सबसे ज़्यादा दुनिया में जो कंट्रीज़ है वो अफ्रीका में है, 60 नेशंस हैं अफ्रीका में। अफ्रीका एरिया के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद शुमाली अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, फिर जनूबी अमेरिका जिसे हम साउथ अमेरिका कहते हैं, फिर अंटार्कटिका, और लास्ट पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये वाहिद कॉन्टिनेंट कंट्री भी इसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट कंट्री है, ठीक है। इसके बाद अर्थ के 4 बड़े समुंदर हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, पैसिफिक सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। उसके बाद अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन जो कि 2 हिस्सों में है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। फिर आ जाता है आर्कटिक सी। आर्कटिक सी की ये खूबी है कि वो हमेशा फ्रोज़न रहता है, जमा हुआ रहता है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के अराउंड है और वहाँ टेम्परेचर इतना कम रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्रिजिड जोन ही कहलाता है। अच्छा, ज़मीन हमारी जो है ना ये प्लेट्स की बनी हुई है। प्लेट्स क्या, ये जो हम लिथोस्फीयर बोलते हैं ना, ज़मीन का ये जो, जिसको हम ज़मीन बोलते हैं इनफैक्ट, वो हिस्सा जो खुश्की का हिस्सा है, ये बड़ी बड़ी प्लेट्स की सूरत में है। और ये प्लेट्स आपस में हमेशा क्या करती हैं? मूव करती रहती हैं। स्टैटिक प्लेट्स नहीं है, मूव करती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और एक विल्सन, एक साइंसदान हुआ है, उसने इन लिथोस्फेरिक स्लैब्स को नाम दिया प्लेट्स का। ये प्लेट्स क्या करती हैं? हर वक्त घूमती रहती है, स्टैटिक नहीं है। अब ये जो प्लेट्स घूमती हैं, इनकी जो बाउंड्रीज है उनके अलॉन्ग ये एक दूसरे के साथ कुछ इंटरेक्शन करती हैं। वो इंटरेक्शन क्या होती है, कैसे ये अपनी बाउंड्रीज के साथ पे एक दूसरे के साथ ये टकराती हैं या एक दूसरे को पास कर जाती हैं, ये किस तरीके से बिहेव करती हैं अलॉन्ग अपनी बाउंड्रीज डिफरेंट प्लेट्स के साथ, तो वो डिटरमाइन करता है कि हमारे लैंड के ऊपर फीचर किस किस्म के बनेंगे। अब देखो क्या होता है जब तो अब ये प्लेट्स ओशनिक भी है नेचर में और लिथोस्फेरिक भी हैं, यानी कि जो हमारा जो पानी है ना इन प्लेट्स के ऊपर चल रहा है। अब क्या होता है, अगर जब तो कोई ये कॉन्टिनेंट, जब जो है जिन प्लेट्स के ऊपर ज़मीन है ना, खुश्की है, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और जिनके ऊपर पानी है उन्हें बोलते हैं ओशियानिक प्लेट्स। कुल मिला के मेजर 7 प्लेट्स हैं। अब क्या होता है जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होती है एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। जो लाइट प्लेट होती है वो हैवी प्लेट के अंदर घुस जाती है, सबडक्ट उसको बोलते हैं
सबडक्शन। अब ज़मीन के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो जो अंदर जाती है ना प्लेट, वो क्या करती है, मेल्ट हो जाती है और इतना टेम्परेचर और प्रेशर एक्सर्ट करती है कि उसके ऊपर की प्लेट जो है वो क्रम्बल्ड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है और उसके चलते फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जो हमारे हिमालय पहाड़ हैं ये कैसे बने हुए हैं, एशियाटिक प्लेट के अंदर हमारी इंडियन प्लेट कॉन्टिन्यूसली सबडक्ट कर रही है और ये हिमालयाज जो है बन रहे हैं। हिमालयाज की खूबी ये है कि हिमालयाज आज भी अपनी हाइट अटेन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इन्हें यंग माउंटेन कहते हैं। जैसे इंसान जवान होता है ना, जवानी में इंसान बहुत एक्टिव होता है, ऐसे ये जो हमारे हिमालयी पहाड़ है ये बहुत ही यंग माउंटेन है, ये अभी भी अपनी हाइट को गेन कर रहे हैं। हमारे इंडिया में एक मिसाल ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स की भी है और वो है अरावलीज, ठीक है ना। ये सब 7th 8th ये सब आपकी बुक में से ही है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, इसलिए परेशान नहीं हो जाना। अरावलीज किसके एग्जाम्पल है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स की। उसके साथ हिमालयाज किसकी एग्जाम्पल है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स की। अब क्या होता है कि जब ये बात होगी कॉन्टिनेंटल प्लेट की, अब जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के इंटरेक्शन होती है एक ओशियानिक प्लेट की, तो ओशियानिक प्लेट में लाइट होती है, वो भी क्या करती है, सबडक्ट हो जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, और जब वहाँ पे भी वो मेल्ट होती है और वो बरूहे ज़मीन कैसे आती हैं, आइलैंड्स की फॉर्म में। जो प्लेट अंदर चली जाती है ना वो मेल्ट होके पिघल जाती है और वो किस फॉर्म में आ जाती है, मोल्टन फॉर्म में। जैसे ही उसे कोई ऐसा वीक जोन मिलता है जहाँ से वो लावा बाहर निकल सके, वो वहाँ से बाहर निकल आता है और वो आइलैंड्स बनाता है। आई बात समझ में? ये जापान और इसके इर्द गिर्द के जो मुल्क है यहाँ बहुत से क्या हैं, आइलैंड्स है, ये सब वॉल्केनिक नेचर के हैं और ऐसे ही बने हैं ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर ओशियानिक प्लेट की सबडक्शन से। फिर एक तीसरी इंटरेक्शन होती है जब ये बाउंड्रीज आपस में इंटरेक्ट नहीं करती और ये एक दूसरे को स्लाइड करके गुजर जाती हैं। दो प्लेट्स हैं, वो क्या कर रही हैं, जब चल रही है ना, घूम रही है, एक दूसरे के साथ टकराएंगी नहीं, ना एक दूसरे के साथ सबडक्ट करेंगी, वो क्या करेंगी, एक दूसरे को छू के ऐसे गुजर जाएंगी, वो होगी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहलाएंगी ये। उस सूरत में दुनिया के अजीम अर्थक्वेक्स आते हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े अर्थक्वेक्स हैं ना, वो इसी वजह से आते हैं जब दो प्लेट्स आपस में ना तो वो सबडक्शन करेंगी, ना ही वो क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगी, जस्ट एक दूसरे को स्लाइड पास्ट कर जाएंगी। तो उस सूरत में दुनिया के अजीम अर्थक्वेक्स आएंगे। सेंट एंड्रयूज फॉल्ट जो है इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कुछ हाई हो गया है, कुछ बच्चे परेशान हो गए, लेकिन नहीं, सुन सुन के ही इंसान को ना पता चलता है कि कोई चीज़ें हैं। इस बार थोड़ा कम समझ आएगा, अगली बार थोड़ा ज़्यादा, तो अगली बार फिर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितना कुछ समझ में आए ना उसे भूल नहीं जाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।